नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण रोग के बारे में जिसका नाम है हीमोफीलिया। इस रोग के बारे में आप सभी लोग कुछ न कुछ जानते होंगे, ये आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया। दोस्तों, हीमोफीलिया क्या होता है? एक आनुवंशिक रोग होता है। आनुवंशिक का मतलब ऐसे रोग जो हमें कह सकते हैं कि जनकों द्वारा या फिर अपने माता पिता द्वारा मिलते हैं संतानों को, ठीक है। तो आनुवंशिक रोग है। अब इसके बाद ये जो रोग होता है, इस रोग में जो रक्त का थक्का है, यानी कि चोट लगने पर रक्त का जो जमाव है वो नहीं होता है, रक्त जमता नहीं है और रक्त लगातार बहता रहता है। अगर इस रोग में अगर रक्त लगातार बह रहा है तो कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु जो है वो हो जाएगी, क्योंकि जो रक्त है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा पूरा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये रोग में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि ये एक एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है। इसका मतलब क्या है दोस्तों ना, कि इस रोग को पैदा करने वाला जो जीन होता है, इस रोग को पैदा करने वाला जीन एक्स गुणसूत्र पर मिलता है। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स तथा दूसरा वाई। तो जो हीमोफीलिया रोग को पैदा करने वाला जीन एक्स गुणसूत्र पर मिलता है। और लिंगी का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे देखिए, गुणसूत्र भी वैसे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र और एक होते हैं लिंगी क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। लिंगी गुणसूत्र का मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इसका जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर मिलेगा और वो गुणसूत्र कैसा होगा? लिंगी होगा। लिंगी का मतलब कि जो कह सकते हैं लिंग का निर्धारण करता है। और अप्रभावी का मतलब ये सामान्य अवस्था में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि इसमें रक्त का जो थक्का है वो जमता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है? तो इसका रीज़न ये है कि इस रोग में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज का जो निर्माण है नहीं होता है इस रोग में। एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, इस एंजाइम का जो निर्माण है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे किसी भी एंजाइम या किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए जीन की आवश्यकता होती है। तो इस एंजाइम को जो बनाने वाला जीन होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। और जब उस जीन में परिवर्तन आ जाएगा तो थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा। अब आइए जानते हैं कि ये थ्रोम्बोकाइनेज करता क्या है हमारे अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा है रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया। तो अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो सबसे पहले उसके प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन, एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इसमें बदल जाता है थ्रोम्बिन में। किसकी सहायता से? थ्रोम्बोकाइनेज की सहायता से, ठीक है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये बदल जाता है थ्रोम्बिन में। किसकी सहायता से? किस एंजाइम की? थ्रोम्बोकाइनेज। और यही एंजाइम तो नहीं बन रहा था यहाँ पे। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है दोस्तों, एक और प्रोटीन उपस्थित होता है हमारे प्लाज्मा में जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन को बदल देता है फाइब्रिन में। कौन? थ्रोम्बिन। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप है। प्रोथ्रोम्बिन बदला थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? इस फाइब्रिनोजन को बदल देगा फाइब्रिन में, फाइब्रिन, ठीक है। अब फाइब्रिन प्रोटीन, उसके बाद फिर प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन, ये सभी तीनों मिलके रक्त का थक्का बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग का, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया का। तो यहाँ पे मेन दिक्कत यही है कि जब ये थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन था इसमें नहीं बदलेगा। और जब ये इसमें नहीं बदलेगा तो फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में नहीं बदलेगा, क्योंकि इसको बदलने का काम तो थ्रोम्बिन ही कर रहा है। अब जब ये नहीं बदला फाइब्रिन, तब फाइब्रिन इन सब के साथ, जब फाइब्रिन उपस्थित नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेन रीज़न यही है कि इसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। और इस एंजाइम का निर्माण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको बनाने वाला जो जीन होता है वो परिवर्तित हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आता है और वो बनाने के योग्य नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है कि ये डीएनए है, डीएनए के एक खंड को जीन कहते हैं जो आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जीन या फिर डीएनए, जीन को हम लोग डीएनए भी कह सकते हैं क्योंकि ये डीएनए के पार्ट्स होते हैं। तो डीएनए से या फिर जीन से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक है दोस्तों, जीन से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आरएनए से प्रोटीन जब बनता है, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तब उसको बोलते हैं हम लोग अनुवादन, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, जीन से आरएनए अनुलेखन और आरएनए से प्रोटीन तो अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला के हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये आगे आपके आएगा चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए जीन है, डीएनए का एक खंड होता है, तो डीएनए से आरएनए या फिर जीन से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन। अब जब अनुलेखन और अनुवादन को एक साथ मिला देते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो दोस्तों, जो थ्रोम्बोकाइनेज को बनाने वाला जीन था उसमें परिवर्तन आ जाएगा। जब मान लेते हैं ये जीन है जो थ्रोम्बोकाइनेज बना रहा था, अब इसमें कहीं भी चेंज आ गया किसी कारणवश, जब चेंज आ जाएगा तो ये आरएनए नहीं बनाएगा। जब आरएनए नहीं बनाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और हम सभी लोग जानते हैं कि सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो थ्रोम्बोकाइनेज एक प्रोटीन है। अब जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, जब ये नहीं बनेगा तो रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमेगा।